नमस्कार। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका और मेरा सांस लेना जरूरी है। इस वीडियो में आप कोरोना वायरस का पूरा खेल, पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी एक फिल्म थिएटर की तरह देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे खुलासे करने वाला हूं जो आपको भी नहीं पता होंगे कि ये पूरा खेल आखिर कैसे खेला जा रहा है या फिर कैसे इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत करते हैं वुहान से। वुहान में दिसंबर 2019 में पहला केस आया कोरोना वायरस का। डॉक्टर ली वैनलिंग, जिसने इसका सबसे पहले नाम बताया, बाद में डॉक्टर को जेल में डाल दिया गया और बताया गया कि वो कोरोना वायरस से मर गए। फिर जिसने उनका गोली मारकर कत्ल किया उसकी भी वीडियो सामने आई। मतलब शुरू से ही कोरोना वायरस की पूरी खबर एक कॉन्स्पिरेसी, थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। तो आज मैं पूरी थ्योरी, पूरा सस्पेंस आपके सामने खोलने आया हूँ, जिसमें WHO भी है, अमेरिका भी है और ऑफ कोर्स चाइना भी है। इनके अलावा और भी देशों के बड़े बड़े उद्योगपति, दवाइयां बनाने वाली कंपनी पूरी इस फिल्म में शामिल हैं। आपने देखा कि कैसे सब कुछ एक हॉलीवुड फिल्म की तरह शुरू हुआ। मैं फिर से पूरी पिक्चर के कुछ ग्लिम्स आपको याद दिलाता हूँ। स्टार्टिंग में वुहान के मार्केट के कुछ वीडियोस वायरल हुए। कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए तो जिसमें हमने देखा था कि चाइनीज सुंदर लड़कियां सूप पी रही हैं। किसका सूप पी रही हैं? टोमेटो सूप नहीं पी रही, बल्कि चमगादड़ का, कोई सांप का सूप पी रहा है, कोई बिच्छू खा रहा है, कोई मेंढक खा रहा है, वो भी जिंदा। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। उसके बाद वुहान के फूड मार्केट की बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। मतलब ऐसी वीडियोस कि इंसान कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, कुत्ता भी, मगरमच्छ भी, मतलब कुछ भी। अब आप खुद ही सोचिए कि चाइना जैसा एक देश जहां यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, उस देश से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती, फिर भी इतने भयानक अजीब से वीडियो कैसे वायरल हो गए, कैसे बाहर आ गए? यार ये गेम है, एक खेल चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फिर 16 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें चीन ने 9,16,000 सूअर जला दिए। उसके बाद एक वीडियो आई, चीन में बतखों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया और ऐसे ही कई जानवरों को जिंदा गाड़ दिया गया या फिर जला दिया गया। इसके बाद कुछ ऐसी वीडियोस आई कि वुहान में मीट इंडस्ट्री बंद हो गई है और वहाँ पर अब हरी सब्जियां उगाने के आदेश मिले हैं। फिर कुछ ऐसी वीडियोस आई कि जैसे वहाँ पर इतने सारे मरीज हो गए हैं कोरोना के, थर्मल स्कैनिंग करते हुए फोटोज, वीडियोस आए। कुछ वीडियोस आई जिसमें PPE किट में बहुत सारे लोग हैं, लोगों को पकड़ते हुए वो उठा के लेके जा रहे हैं, नर्सें रो रही हैं, डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हुई। ये सब फिल्म की एक स्टोरी है। अभी सुनते जाइए, ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे क्या हुआ? फिर जो शहर है वुहान, इसे लॉकडाउन कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ आसपास की जगह थी जिनको लॉकडाउन कर दिया गया और जो खबरें चीन चाहता था वो पूरी दुनिया में आती रही। फिर जनवरी में भारत में भी एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी गई, जबकि सबको पता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होता है तो करीब 70% लोगों को तो इसके सिम्टम्स ही नहीं आते, इवन बुखार तक नहीं चढ़ता। तो ये थर्मल स्कैनिंग करने का क्या मतलब है? लेकिन फिर भी विश्व के सभी एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनिंग शुरू हो गई। इसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया क्योंकि भारत की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। फिर 70 से 80% लोगों को सिम्टम्स नहीं आते, 10% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, करीब 5% लोगों को बुखार चढ़ जाता है या फिर खांसी खराश आ जाती है। तो आप उन्हीं लोगों को थर्मल स्कैनिंग में पकड़ सकते हैं। इसके बाद भारत में भी धीरे धीरे लोग एंटर करना शुरू हो गए। उसके बाद चीन के केस आए, फिर और देशों के केस आने शुरू हो गए। अब बस कोरोना नाम के एक हथियार से ये मार्केटिंग का गंदा खेल शुरू हो गया। ऐसे ही कुछ खेल जैसे स्वाइन फ्लू, मर्स, सार्स, एवियन फ्लू, इबोला और जीका के टाइम पे खेले गए थे। अब स्टोरी में, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, विश्व की कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बताता हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन 19 लाख करोड़ की कंपनी है, नोवार्टिस 16 लाख करोड़, मर्क 11 लाख करोड़, नोवो नोर्डिस्क करीब 9.5 लाख करोड़ की कंपनी है। अब कुछ भारतीय कंपनियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है इस वीडियोस के आने के बाद मेरी इस वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया जाए, इसलिए भले ही लाइक ना करें इस वीडियो को या फिर सब्सक्राइब ना करें चैनल को, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो लोगों को इसके बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, इस पूरी फिल्म की जानकारी मिल जाएगी। भारत की कंपनी का नाम जो मैं बताने वाला था वो है सन फार्मा, जो कि करीब 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी 60,000 करोड़ की, लुपिन 80,000 करोड़, औरोबिंदो 49,000 करोड़, टोरेंट फार्मा 41,000 करोड़, सिप्ला करीब 50,000 करोड़, डिविस लैब करीब 61,000 करोड़। ये मैंने ऐसी कंपनियों के नाम बताए हैं जिनके कई हजार करोड़ के कारोबार हैं।
इन कंपनियों को जिंदा रखना होता है। कुछ कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उनके अलग आंकड़े हैं। साथ ही मैं आपको 2015 की एक चौंकाने वाली खबर दिखा रहा हूँ। 2015 में दुनिया का एक बहुत बड़ा विलय हुआ था। वो विलय था फाइजर और एलर्जन के बीच। फाइजर कंपनी 14 लाख करोड़ की है और एलर्जन 8 लाख करोड़ की। इन दोनों कंपनी का मर्जन हुआ था और इनके मर्जन में क्या लाइन लिखी थी? इसमें लिखा था कि विलय करने के बाद में हम 3 मुख्य काम करेंगे। क्या काम करेंगे? शोध करेंगे, नए एंटीबायोटिक और नए एंटीवायरस पे काम करेंगे, नई तरह की खोजें करेंगे, नई दवाइयाँ बनाएंगे और नए वायरसों पे काम करेंगे। और इन दोनों को उस टाइम पे जो वैल्यूएशन मिली वो है करीब 24 लाख करोड़। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मर्जन था ये। 1999 में वोडाफोन और एयरटेच का था और ये 13 लाख करोड़ का था। 2000 में टाइम वार्नर्स और एओल का 12 लाख करोड़ का, और 2015 में बता ही दिया मैंने आपको फाइजर और एलर्जन का था। मैं इसलिए आपको सारे आंकड़े बता रहा हूँ कि कैसे हजारों करोड़ की ये कंपनी है और इनका ये धंधा है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं जिससे आपको अपनी WHO की, चीन की, अमेरिका की, सबकी भूमिका, सबके किरदार इस कहानी में पता चलेंगे। एक वायरस जो 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने पर मर सकता है, तो क्या हमारा शरीर इतने स्ट्रांग होते हुए भी इस वायरस को खत्म नहीं कर सकता? जब कुत्ते, बिल्ली, बंदर, शेर खुद अपने शरीर की बीमारियों को हील करने की टेक्निक जानते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वायरस को मारना जानते हैं, उन्हें इधर उधर गंदगी में, हवा में बहुत सारे वायरस मिलते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या इंसान ऐसा नहीं कर सकता? हमारी बॉडी को नहीं पता कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हमें इस पूरे खेल का मोहरा बनाया गया। सबसे पहले WHO को चाइना ने सूचना दी कि ये जो वायरस है ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। उसके बाद WHO ने इस पर मोहर लगा दी कि ये नहीं फैलता। उसके बाद चाइना ने बोला कि ये तो फैलता है। उसके बाद बोला कि इंसान से जानवरों में नहीं फैलता। लेकिन फिर मार्च में हमने ये सुना कि ये कभी शेर में हो गया, कभी कुत्ते में हो गया और 2 बिल्लियों में भी ये पाया गया। इसके बाद 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चाइनीज रिसर्च में बोला गया कि ये फीकल मेटल से भी फैल सकता है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई 9 मार्च को और 26 मार्च को इंडियन टेलीविजन पर हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी आए, उनको लाया गया और उन्होंने बताया कि आप खुले में शौच मत कीजिए क्योंकि उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, उससे भी वायरस फैल सकता है। मतलब कि ऐसे वैसे जैसे हमें डराया जाए उसके पूरे इंतजाम किए गए। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो छोटे छोटे से ग्लिम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 8 मई को एक नई खबर आई कि स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं से भी ये वायरस फैल जाता है। अब तो ये आम आदमियों के लिए चौंकाने वाली खबर थी। अभी तक तो खांसने छींकने से ही फैल रहा था, हमने मास्क लगा लिया। अब ये सारी खबरें कैसे साजिशों के तहत बाहर आती गई, मैं आपको पूरा खेल बताता हूँ। जिसने भी थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ी है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी वायरस होते हैं वो खांसने छींकने से या फिर स्पर्म या फिर टच करने से ही फैलते हैं। हजारों साल पहले भारत में जो आचार्य थे, ऋषि थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको खांसना है, छींकना है तो कौनी लगाकर खांसो, उबासी मत लो, खाना अकेले में खाओ। ये सब बातें हमारे आयुर्वेद में हजारों साल पहले लिखी गई हैं, बोली गई हैं। लेकिन अब विज्ञान रिसर्च करते हैं, बार बार हाथ धोने के लिए बोलते हैं, हाइजीन का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, वगैरह वगैरह। अब इस खेल में जो सबसे बड़ा खलनायक है वो है चाइना। 2009 में भी स्वाइन फ्लू फैला था, उस टाइम पर यह खेल अमेरिका ने खेला था। आज इस खेल का रिमोट चाइना के हाथों में है। बीच में और भी कुछ देश खेलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि WHO के चीफ गैब्रेसिस ने दिया था चाइना का पूरा साथ, एकदम वैसे ही जैसे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कैसे दिया ये बताने से पहले मैं आपको राजीव दीक्षित का एक वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि अब सारे एलोपैथ वाले एक्सपोज हो रहे हैं, उनका सच सामने आ रहा है। चलिए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। विरोध ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में 6 लाख मुर्गियों को मार डाला। क्या तर्क है? एवियन फ्लू होगा। हुआ है किसी को? लगभग 15 दिन हो गए हैं, मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूं कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताइए। कहीं नहीं आया। फिर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला किस आधार पर? कि उनसे वायरस फैल सकता है। फैला तो नहीं है, फैल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता है।
यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है, जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। और इसी कुतर्क के आधार पर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला बेदर्दी के साथ। तो राजीव दीक्षित जी की पूरी बात आपने सुन ली। अब कहानी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। बीच में कुछ खबरें आई ईरान को लेके। ईरान को सेंटर पॉइंट बनाया गया, वहां पर बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल में शामिल ही नहीं किया गया। इस खबर से हम और ज्यादा डर गए। हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आम आदमी इससे डरे हुए थे। डर का कारोबार उससे भी ज्यादा तेजी से गति पकड़ रहा था जितना कि वो डराना चाह रहे थे। बूढ़ों को घर में रखा जा रहा था और जवानों को एडमिट करके उन्हें सही किया जा रहा था। कोरोना के डर की सुई को ईरान से हटाकर अब जर्मनी की तरफ ला दिया गया, फिर स्पेन की तरफ टारगेट किया गया। स्पेन के कुछ वीडियोस वायरल हुए। फिर आया अमेरिका, जिसे मेन टारगेट बनाया गया। अमेरिका में बार बार न्यूज आ रही है कि वेंटिलेटर की कमी है, पीपी किट खत्म हो गई, नर्सेज रो रही हैं, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ईरान से फिर खबरें आई कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन दिखा कम रहे हैं। जबकि दिसंबर और जनवरी में चीन पूरे विश्व से पीपी किट और मास्क है उसका आयात कर चुका था, क्योंकि वायरस वहां सबसे पहले था, लेकिन बाकी देशों में इसकी कमी हो गई थी। हम तो वह भारतीय थोड़ा अलग सोचते हैं। हमने अच्छी पीपीई किट बनाई, मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, लेकिन चीन ने पूरे विश्व की पीपीई किट को और मास्क को इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब और मुल्कों को पीपीई किट की जरूरत पड़ी तो महंगे दामों में घटिया क्वालिटी का माल सबको बेचा। मतलब सारा खेल अब भी चाइना के इर्द गिर्द ही चल रहा है। 15 मार्च को चाइना ने एक जर्नल पब्लिश किया कि 90% लोगों को हमने अपने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से ही ठीक किया है। और 24 मार्च 2020 को ये बात चाइना के अखबार में प्रकाशित भी हुई। अब हम आ गए हैं फिल्म के लगभग फर्स्ट हाफ में। चाइना ने अपने लोगों का इलाज खुद की बनाई गई ट्रेडिशनल दवाइयों से, यानी कि सौंफ, हल्दी, अदरक और पुदीना जैसी चीज़ों से किया। अब 8 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि जैसे चाइना के लोगों ने अपनी आयुर्वेद दवाओं से खुद का इलाज किया है, हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। इन सब के बाद मोदी जी ने आयुर्वेद के साथ काम करने की कुछ इजाज़त दी। उन्होंने 4 चीज़ों पे क्लिनिकल टेस्ट करने की इजाज़त दे दी, जिसमें गिलोय, पीपली जैसी कुछ चीज़ें शामिल हैं। अब 25 अप्रैल को दैनिक भास्कर और बड़े न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ आई कि WHO के चीफ ने 2 महामारियां हम सबसे छुपाई थी। और WHO के चीफ डॉक्टर गेब्रेयेसस 2012 से 2016 तक इथोपिया के विदेश मंत्री थे। तब चीन ने वहां पर 90,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया। अब दोस्ती निभाने का यही वक्त था। आपको खेल समझ आ रहा होगा कि कैसे चीन 2012 से ही डॉक्टर साहब की मदद कर रहा है। 2012 से ही चीन के द्वारा इथोपिया जैसे छोटे से देश में 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कोई खेल नहीं है, बल्कि पूरा टूर्नामेंट ही प्लान करने का साजिश है। आपको पता होगा कि डॉक्टर गेब्रेयेसस जब WHO के अध्यक्ष बने थे, चीन और चीन के ही सहायक मित्रों की वजह से बने। इसमें उत्तर कोरिया और चाइना मुख्य है। इन्होंने ही वोट दिलवाकर गेब्रेयेसस को अध्यक्ष बनवाया था। ट्रम्प साहब ने तो गेब्रेयेसस पे खुला आरोप लगा दिया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 11 फरवरी को न्यूज़ आई कि चाइना ने वैक्सीन को बना लिया है। 3-4 दिन ये न्यूज़ चली, हम सब खुश हो गए थे। इतने में बुरी खबर आई कि नहीं, अभी तो वो सेकंड फेज पर चल रही थे। अभी कुछ दिन पहले ही PGI चंडीगढ़ की न्यूज़ आई कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। हम फिर खुश हो गए। फिर खबर आई कि 3rd फेज में ट्रायल चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनाने वाली कुछ कंपनियों के संग मीटिंग भी की। अब तो अभी वो भी चल रहा है। और मैं जो भी ये सारे खुलासे कर पा रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ कि हमारे संविधान इसकी इजाज़त देता है अपनी बात को रखने की। मोदी जी ने आयुर्वेद को लेके ट्वीट भी किया और आयुर्वेद के डॉक्टर ने उसे गंभीरता से लिया। कैसे हम आयुर्वेद को साबित कर पाएं। मोदी जी ने मन की बात में भी आयुर्वेद के बारे में कुछ कहा। क्या कहा वो हम सुनते हैं। हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। न्यूज में सिर्फ कोरोना के केस बताते हैं,
कितने पॉजिटिव हो गए, ठीक हुए केस को कम करके क्यों नहीं बताते। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। भारत में ये कोरोना का असली गेम कब शुरू हुआ? मार्च में। तो पिछले साल मार्च का ये एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। पिछले साल भारत में स्वाइन फ्लू का कहर था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। क्या छपा है इसमें? इसमें लिखा है कि भारत में 25 राज्य स्वाइन फ्लू की लड़ाई लड़ रहे थे। 21,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके थे। 750 लोगों की मौत हो चुकी थी और तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गुजरात में इस बीमारी से लड़ने में जन स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ था और उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को बहुत सारे उपाय भी बताए। तो ये खबर तो हो गई 2019 की। इससे पहले 2018 में इस फरवरी और मार्च में ही डेंगू का कहर चल रहा था। इसके पिछले साल चिकनगुनिया चल रहा था। अब सवाल ये है कि हर साल एक नया खेल क्यों खेला जाता है? आपके मन में डर बनाए रखने के लिए, आपको अपना उपभोक्ता बनाए रखने के लिए। अभी आपको सारी बड़ी कंपनियों के जो फिगर बताए थे ना, वो मेंटेन कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, बड़ा गेम ये है। अब मैं एक न्यूज़पेपर बता रहा हूँ जिसमें लिखा है कि हमारे देश के अंदर जो हार्ट के पेशेंट है उनके और यूरोपियन के वॉल में 3 गुना का अंतर है। तो हमारे देश का IMR क्या उनके रूल्स को फॉलो करता है कि स्टंट कितना डलेगा, बाईपास सर्जरी कैसी होगी? आप खुद सोचिए, जब हमारे हार्ट और वॉल्व की दूरी में 3 गुने का फर्क है तो हमारा वॉल्व अलग नहीं होना चाहिए। जो लोग हार्ट की सर्जरी या स्टंट डलवा चुके हैं, सोचिए ये खबर अगर उनको पता चलेगी तो उनके हार्ट यानी कि दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन इस खबर को किसी भी बड़े चैनल पे नहीं दिखाया गया। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, अगर आप कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं जैसे घुटने, हिप या फिर लीवर का, तो आपके हार्ट पर तकलीफ हो सकती है। इस वीडियो में पूरी कहानी बताने का सिर्फ एक ही कारण है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश और विदेश में कितना डरावना खेल चल रहा है जो आगे से और ज्यादा भयानक हो सकता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? कि पेपर्स की कुछ कटिंग है। क्या लिखा हुआ है इस पेपर में? अमेरिका में पिछले सालों कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका मूल्य कई गुना तक बढ़ गया है, 20,000 गुना तक। जैसे एक दवा है डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट। ये एक सामान्य एंटीबायोटिक है। 2013 में ये 3 रुपए की गोली आती थी। 2014 में यही गोली 245 रुपए की आने लगी। डाइग्लोसिन 7 रुपए की गोली थी, 72 रुपए की कर दी। एल्बुट्रोल सल्फेट 7 रुपए की गोली को 287 रुपए कर दिया गया। डाइवल प्रोएक्स सोडियम ER इसे कर दिया गया 194 रुपए की। ग्लाइकोपाइरोलेट 400 रुपए की गोली थी, इसे बढ़ाकर कर दिया 8,458 रुपए। ऐसी कई दवाइयों की लिस्ट है जिसकी रेट एकदम से कई गुना बढ़ा दी गई। ऐसे जितने लोग शुगर की गोली लेते हैं, BP की गोली लेते हैं या फिर थायराइड की गोली लेते हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। शुगर की गोली जो होती है वो 2015 से पहले भारत में 1 या 2 रुपए की होती थी। धीरे धीरे वो 3, 4, 5 रुपए की हो गई। आज वही गोलियां 50 रुपए से भी ज्यादा की बिकती हैं। ये न्यूज़पेपर कहता है कि भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों में कोई भी एंटीबायोटिक दवा मार्केट में नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि एक एंटीबायोटिक बनाने में 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। कम से कम 10 से 15 साल इस पे क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत होती है। उसके बाद ही ये एंटीबायोटिक बाजार में आते हैं और कोई भी कंपनी अब इतना रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि पहले WHO के साथ मिलके अमेरिका, चाइना ने बहुत सारे गेम पहले खेल चुके हैं। हमारे दिमाग को पूरी तरह से बांध दिया जाता है। जैसे चाइना के डरावने वीडियोस आए, PPE किट पहने लोग पेशेंट को निकाल रहे हैं, एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, उनकी चमकीली लाइटें रात में एकदम चमक रही हैं जैसे मौत का पैगाम हो, वैसा फील दे रही हैं। एक विशेष एंगल से लिए गए शॉट, सब कुछ सस्पेंस और फिल्मी। अभी भी भारत में क्या हो रहा है? एक कोरोना का पेशेंट मिलता है, उसके पूरे परिवार को 14-15 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उसके घर के आगे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। मतलब अभी भी फुल डर का माहौल है। अब आप सोचो कि अगर इतना ही बड़ा कारोबार है तो क्या देशों की सरकारें, उनके बड़े मंत्री इसमें शामिल हैं? क्या बड़े देशों के मिनिस्टर WHO के मोहरे हैं? ये जो बड़ी बड़ी करोड़ों की कंपनियां हैं, इनके मोहरे हैं? सवाल तो बहुत हैं, जवाब भी हैं, लेकिन इस जवाबों को देने वाले लोगों पर नजर होती है पूरे विश्व की। WHO और उसके जैसे ही मिलते जुलती कई संस्थाओं की, जिनका नाम दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिव हैं अपने कामों में। क्या काम है उनका? जवाब देने वालों का मुंह बंद करना। 2019 का 21 मार्च का अखबार है, उसमें खबर छपी थी कि भारत में हर साल क्लिनिकल ट्रायल से 350 मौतें हो रही हैं।
इन ट्रायल में मरने वालों को लाखों रुपए का मुआवजा मिलता है। इसी वजह से ट्रायल के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे देशों को चुनती हैं जो गरीब हैं। और भारत को ट्रायल के लिए पूरा विश्व क्यों चुनता है? क्योंकि भारत में हर तरह की स्थिति है, हर तरह के लोग हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार का मौसम होता है, सभी प्रकार की यहाँ पर आबादी है, शारीरिक संरचना वाले लोग हैं। कोरोना अपना नाम कर रहा है, बहुत ज्यादा डरा रहा है, पर आपको बता दूं कि उससे भी ज्यादा कारोबार तो टीबी कर लेता है हमारे देश में। कोरोना के फैलने की जो दर है वो CDC के मुताबिक क्या है, सिर्फ 2 लोगों में फैलता है। लेकिन अगर भारत सरकार के डिपार्टमेंट की माने तो टीबी 14 लोगों में फैलता है। और इसका कोर्स भी इतना खतरनाक है और मुश्किल होता है, जो ये कोर्स करता है उसी से पूछिए इसकी हालत। और इसमें भी हजारों करोड़ का खेल है। कुल मिलाकर इस खेल के निर्माता हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय देश और लाखों करोड़ के बजट। देश में पैसा लूटने की होड़ है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें आयुर्वेद के समर्थन में अब आगे आ रही हैं। ऐसा मोदी जी के उस ट्वीट से प्रतीत होता है जो उन्होंने उस दिन किया था। लेकिन सिर्फ ट्वीट मात्र से रिसर्च नहीं होंगे, इसके लिए आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए एक अलग अलग लैब बनवाई जानी चाहिए जो कि विश्व स्तर की हो, जहाँ पर रिसर्च हो, युवाओं को इस तरफ प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। और सबसे मुख्य बात मेरा भारत सरकार से ये आग्रह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद भारत में सदियों से है और बहुत से छुपे हुए लोग हैं जो सालों से कई बीमारियों पर गुप्त जड़ी बूटियों द्वारा शोध कर रहे हैं। और उनका दावा होता है कि हम बीमारी को आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, पर उनके पास आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं होती। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए और उनके द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाइयों की जांच होनी चाहिए। क्या पता कि गहरे रोग का इलाज उन लोगों की दवाइयों से मिल जाए जो सालों से शोध कर रहे हैं बिना किसी सरकारी अनुदान या फिर मदद के। और अंत में इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हम ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एलोपैथी दवाओं का उपयोग करना धीरे धीरे हमें बंद कर देना चाहिए। छोटी बड़ी बीमारियों के लिए आयुर्वेद में बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवाएं हैं जिससे रोग जड़ से दूर हो सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़े तभी हमें उस तरफ जाना चाहिए, वरना आयुर्वेद, होम्योपैथ और यज्ञोपैथ अपनाएं। यज्ञोपैथ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। बहुत ही रोचक तरीका है बीमारियों को दूर करने का, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता सकते हैं। मैं हूँ राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्रम ग्रुप।